नमस्कार, यह है बात इंदौर की और मैं हूं अरविंद तिवारी। डीजियाना न्यूज़ के इस स्पेशल शो में आज हम बात करेंगे शहर की उन घटनाओं और मुद्दों पर जिनके बारे में शहर की जनता जानना चाहती है, जो शहर में जन जन के बीच में चर्चा का विषय है। इन घटनाओं के पीछे कौन से चेहरे हैं, उन्हें वे जानना चाहते हैं। आइए इन तमाम मुद्दों पर अब आज हम बात करेंगे। हम शहर की जनता की उत्सुकता शहर की जिन परंपराओं और रिवायतों पर है उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि शहर की नई पीढ़ी इनके बारे में जानना चाहती है। हम शहर की जनता को सलाम भी करेंगे जिनके कारण इस शहर का नाम कई मौकों पर ऊंचा हो जाता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंदौरी हैं। लेकिन आज बात की शुरुआत करते हैं उस्मान पटेल से। कौन है उस्मान पटेल और क्या है उनसे जुड़ी घटना? उस्मान पटेल सालों पहले जाए तो एक छोटे से एयर कंडीशनर मैकेनिक से भारतीय जनता पार्टी के शहर के प्रमुख नेताओं की कतार में आए उस्मान पटेल। 2 बार भारतीय जनता पार्टी से पार्षद चुने जा चुके उस्मान पटेल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की राजनीति में एक चित परिचित नाम रहा है उस्मान पटेल का। महापौर परिषद के भी सदस्य रहे। लेकिन बात यह कि आखिर उस्मान पटेल चर्चा में क्यों? तो आइए आपको इनका कारनामा बताते हैं कि उस्मान पटेल आखिर चर्चा में क्यों हैं। उस्मान पटेल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते आए और सीएए और एनआरसी को लेकर जब बवाल मचा और उस्मान पटेल को लगा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, क्योंकि सीएए और एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लाइन बहुत स्पष्ट थी। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। सालों से शांति समिति की बैठकों में वे शिरकत करते आए उसके सदस्य की हैसियत से, और शांति समिति की बैठकों में वो इस तरह की बात करते हैं मानो शहर में शांति और सद्भाव के सबसे बड़े पैरोकार उस्मान पटेल ही हैं। लगातार वो बोलते रहते हैं, उन पर भरोसा भी बहुत किया जाता है। खजराना क्षेत्र में जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, प्रशासन उस्मान पटेल को भरोसे में लेता है। लेकिन इस बार उस्मान पटेल ने भरोसा तोड़ दिया, और वो भरोसा भी ऐसे मौके पर तोड़ा जब पूरे शहर ने प्रशासन की बात मानी, धर्मगुरुओं की बात मानी, समाज के प्रमुख लोगों की बात मानी। लेकिन ऐसे दौर में उस्मान पटेल ने प्रशासन का भरोसा तोड़ दिया। हुआ यह कि रविवार को खजराना थाने में शांति समिति की बैठक चल रही थी, और इस बैठक में उस्मान पटेल भी शांति समिति के सदस्य के रूप में मौजूद थे। बैठक के दौर में ही जब इस बात की जानकारी सामने आई कि कुछ लोग बड़ला क्षेत्र में, राजीव नगर में कुछ उत्साही युवा ताजिए निकालने पर अड़े हुए हैं, तो शांति समिति ने अपने एक जिम्मेदार सदस्य उस्मान पटेल से कहा कि आप जाइए और उन्हें समझाइए। शांति समिति का मंतव्य कुछ और था, लेकिन उस्मान पटेल की तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई। वे वहां से गए तो, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए या ताजिए निकलने से रुकवाने के लिए नहीं गए। उन्हें लगा कि खजराना क्षेत्र का निर्विवाद और सबसे बड़ा नेता बनने का इससे अच्छा मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता है। वे गए, उन्होंने ताजिए निकलने से रोकना तो दूर, वे ताजिए निकालने वालों की भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस के अमले को भ्रम में रखा और कहा कि नहीं, ये ताजिए तो जो है केवल यहां से निकलकर और मैदान तक जाएंगे। प्रशासन और पुलिस उनकी मंशा को समझ पाता इसके पहले उस्मान पटेल अपने एक साथी के माध्यम से वो जो ताजियों का एक कथित चल समारोह निकल रहा था उसकी वीडियो शूटिंग करवाने लगे। जब वो वीडियो शूटिंग करवा रहे थे तब समझ में आया, लेकिन तब तक बवाल मच चुका था। पूरे शहर में माहौल बन गया कि जब खजराना में ताजिए निकल रहे हैं तो शहर के दूसरे हिस्सों में भी ताजिए निकल पड़े होंगे। शहर के हर कोने से भीड़ राजवाड़े की ओर उमड़ पड़ी। तब प्रशासन को समझ में आया कि आखिर क्या है। तब तक सोशल मीडिया पर वह वीडियो प्रसारित हो चुका था जो उस्मान पटेल ने अपने एक साथी के माध्यम से रिकॉर्ड करवाया था। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन शहर का सद्भाव और शांति अपनी जगह है। कोरोना के इस दौर में जब इस शहर ने रंगपंचमी को छोड़ दिया, कई त्योहारों को छोड़ दिया,
राखी घर बैठ के मनाई, चैत्र नवरात्रि लोगों ने जो है उसकी साधना घर बैठ के की, मंदिरों में जाने के लिए लोग, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने के लिए लोग कम लालाई थे क्या? लेकिन सब प्रशासन की बात मान रहे हैं, पुलिस की बात मान रहे हैं, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उस्मान पटेल जैसे नेता इसमें बाधा बन जाते हैं। इस हरकत ने फिर खजराना के निवासियों को शर्मसार कर दिया। वे कह रहे हैं कि हम कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम पर फिर ये दाग लगे। लेकिन उस्मान पटेल को तो लग रहा था ना कि आने वाले समय में नगर निगम चुनाव होना है और वो खजराना क्षेत्र के निर्विवाद नेता बन सकते हैं। वो अपनी कौम के बीच में सीना ठोक कर ये कह सकते हैं कि कौम के बड़े बड़े नेता बैठे रहे, लेकिन उस्मान पटेल ने खजराना में ताजिए निकला दिए। उस्मान पटेल को रासुका में निरुद्ध करने के आदेश इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जारी कर चुके हैं। उनके अलावा 4 और लोग इस वाकये के बाद इस घटना में दोषी जो हैं, जिस घटना के लिए जो दोषी है, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध कर दिया गया है। उस्मान पटेल जिन्हें शहर ने एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में देखा है, उन्हें आज सुबह लोगों ने खजराना थाने की हवालात में भी देखा है। आइए अब हम बात करते हैं आनंद पुरोहित की। आनंद पुरोहित यानी विधायक रमेश मेंदोला के खासम खान सोमवार शाम को, यार ये यूं मानिए कि रात शुरू होते होते जब लोगों ने सोशल मीडिया पर एक फोटो देखा और उसके साथ एक पुलिस का प्रेस नोट देखा तो वो चौंक पड़े, क्योंकि वो फोटो आनंद पुरोहित का था। वो प्रेस नोट आनंद पुरोहित की हरकत के संबंध में था। लोगों का चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने आनंद पुरोहित को एक अलग भूमिका में देखा है, एक अलग रूप में देखा है। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम दिग्गज नेताओं के साथ देखा है जिनके बारे में शहर की जनता की ओपिनियन बहुत अच्छी रहती है, उनके बारे में देखा है। एक अलग नजर से उन नेताओं को देखा जाता है। जब विस्तार से मालूम किया तो मालूम पड़ा कि आनंद पुरोहित ने एक ऐसा कारनामा कर डाला जिसकी उन्हें कल्पना नहीं थी। रमेश मेंदोला भी हतप्रभ रह गए। हुआ ये कि 2 दिन पहले आनंद ने रात को बॉम्बे हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट राहुल पाराशर को एक फोन किया। जिस नंबर से फोन गया था तो फोन रिसीव करने पर राहुल पाराशर से कहा गया कि लीजिए आपसे विधायक जी बात करेंगे, दादा बात करेंगे। दादा है ना, दादा दयालु यानी रमेश मेंदोला। स्वाभाविक है कि रमेश मेंदोला को बहुत सम्मान की दृष्टि से शहर में देखा जाता है। पाराशर ने जब बात शुरू की तो उनसे कहा गया है कि एक कोरोना संक्रमित पेशेंट जो उज्जैन का है उसे आपके अस्पताल में भर्ती करना है। इन दिनों शहर के अस्पतालों की जो हालत है उसके मद्देनजर पाराशर ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोविड के जितने बेड हैं सब फुल हो चुके हैं। लेकिन जिस नंबर से फोन गया था उस नंबर से फोन करने वाला उन्हें लगातार फोन करता रहा, उनसे आपत्तिजनक लहजे में बात करता रहा, उन्हें धमकाता रहा और यह कहता रहा कि आपको इतनी बार समझाने पे भी समझ नहीं आ रही है, आप जब मेरी बात नहीं मान रहे, मतलब मेरी से उसका आशय था कि आप रमेश मेंदोला की बात नहीं मान रहे तो किसकी बात मानेंगे। पाराशर भी हतप्रभ थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रमेश मेंदोला कभी इस लहजे में उनसे बात नहीं करते हैं। खैर स्थिति उस समय बिगड़ी जब फोन नंबर से फोन करने वाले ने कहा कि दादा खुद पेशेंट को लेकर आपके हॉस्पिटल पहुंच रहे, आप व्यवस्था करिए। चूंकि अस्पताल में व्यवस्था थी नहीं बेड की कोविड पेशेंट्स के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। बाद में आनंद पेशेंट को लेकर वहां पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने उनसे कहा कि हम तो पहले ही इनकार कर चुके थे विधायक जी को कि हम इन्हें यहां एडमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल पाराशर को यह भरोसा नहीं हुआ कि रमेश मेंदोला इस लहजे में बात कर सकते हैं, तो उन्होंने किसी माध्यम से रमेश मेंदोला से संपर्क किया और रमेश मेंदोला ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई फोन किया ही नहीं है, कोई बात ही मेरे स्तर से नहीं हुई है। तो राहुल पाराशर का चौंकना भी स्वाभाविक था। खैर तब तो बात आई गई होगी। सोमवार को विधायक रमेश मेंदोला ने इंदौर के डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा को एक पत्र लिखा और उसमें जिस नंबर से फोन किया गया था उसका खुलासा करते हुए कहा कि मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए इस नंबर से फोन किया गया है, मैं इस मामले में सख्त कार्रवाई चाहता हूं। पुलिस तो आखिर पुलिस है, और फिर जब एक विधायक का पत्र पुलिस को मिल जाए तो फिर क्या कहने। तत्काल तहकीकात की गई क्राइम ब्रांच द्वारा, और जब तहकीकात की गई तो पकड़ में आए आनंद पुरोहित। पुलिस का चौंकना भी स्वाभाविक था, क्योंकि पुलिस ने हमेशा
आनंद पुरोहित को रमेश मेंदोला के साथ उनके खास सिपाह सलार की भूमिका में देखा है। आप भी इन चित्रों में देख रहे होंगे कि रमेश मेंदोला और जीतू जिराती के साथ आनंद पुरोहित किस भूमिका में हैं। गिरफ्तार किया गया, सबका चौंकना स्वाभाविक था। हालांकि आज इंदौर की अदालत ने आनंद पुरोहित को जमानत दे दी है, लेकिन बड़ा चर्चा का विषय कि आखिर आनंद ने ऐसा किया क्यों, रमेश मेंदोला का विश्वास तोड़ा क्यों। और इंदौर की जनता रमेश मेंदोला को भी साधुवाद दे रही है कि जिन्होंने अपने एक कट्टर समर्थक की इस तरह की हरकत सामने आने के बाद खुद पुलिस को पत्र लिखा और कहा कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाए। अब हम बात करेंगे इंदौर की उस पुरानी परंपरा की, इंदौर की उस पुरानी रिवायत की जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है, 96 साल पुरानी यह परंपरा आज टूट रही है। यदि यह परंपरा आज टूटती नहीं तो आज शाम हम भी इंदौर में सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन में भागीदार रहते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनंत चतुर्दशी के चल समारोह की। इस चल समारोह में जिसमें मिलों के बंद होने के बावजूद मजदूर अपनी जेब का पैसा लगा के झांकियां तैयार करवाते हैं, उन्हें लोग इस काम में मदद करते हैं। नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं शहर के इस पारंपरिक आयोजन को जिंदा रखने के लिए आगे आती है। लेकिन कोरोना संक्रमण ने हमारी इस परंपरा पर भी अंकुश लगा दिया। 96 साल से अनवरत जो चल समारोह निकल रहा था वो आज 97वें साल में उसे बंद करना पड़ा, उसे आज रोकना पड़ा। अगले साल हम फिर इस समारोह में शामिल होंगे, लेकिन परंपरा तो परंपरा होती है और ये परंपरा टूटी है, इसका अफसोस हमें। अफसोस उन लोगों को भी होगा जो मजदूर मैदान से लेकर राजवाड़े तक स्टेज लगाकर अखाड़ों के उस्ताद, खलीफा और कलाकारों के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते थे। अफसोस उन लोगों को भी होगा जो आज बड़ी उम्मीद के साथ सड़क के किनारे चाट पकौड़ी के ठेले लगाकर खड़े रहते थे कि आज अच्छी ग्राहकी होगी और उनकी 2-4 महीने के घर का खर्च निकल जाएगा। अफसोस उन लोगों को भी हो रहा होगा जो फुटपाथ पे चक्री, पुंगी, लकड़ी के खिलौने की दुकानें लगाते हैं, तीर, कमान, धनुष बेचने आते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि आज अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलेगा, उनके सामानों की बिक्री होगी। लेकिन समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना संक्रमण ने आज हमारे शहर के एक बड़े सांस्कृतिक समारोह, सांस्कृतिक आयोजन पर ग्रहण लगा दिया। उम्मीद करें अगले साल यह आयोजन और भव्यता के साथ होगा और इसमें शहर की जनता की भागीदारी रहेगी। यह शहर की जनता का ही आत्मविश्वास है, यह शहर की जनता का ही जज्बा है कि यह समारोह आज भी जिंदा है। हालांकि इंदौर में कपड़ा मिलें बंद हुए सालों हो। आखिरी में सलाम करते हैं, इंदौर की जनता को सैल्यूट करते हैं। आज से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई की परीक्षा शुरू हो गई है और इंदौर में परीक्षा देने के लिए देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए हैं। इंदौर की जनता ने इन स्टूडेंट्स के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। मतलब आप अंदाज लगाइए कि पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पे ऐसे सैकड़ों हजारों मैसेज चल रहे हैं कि इंदौर आपके स्वागत के लिए तैयार है। यदि आपका इंदौर में कोई परिजन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, तो आप आइए, हमारे यहाँ ठहरिए। मैं सैल्यूट करता हूं सुनील नामजोशी, प्रेम जोशी जैसे सैकड़ों लोगों को जिन्होंने अपने घर के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोल दिए और कहा है कि आप आइए और हमारे यहाँ रुकिए। हम चाहते हैं कि आपकी सेवा का हमको मौका मिले। शहर के उन तमाम सामाजिक संगठनों ने अपनी धर्मशालाएं और अपने गेस्ट हाउस और अपने विश्रांति गृह इन बच्चों के लिए खोल दिए और उनके भोजन की व्यवस्था कराई कि आप ठहरिए भी, यहीं भोजन करिए और पढ़िए। यह शहर का जज्बा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण के दौर में जब महाराष्ट्र के, गुजरात के और राजस्थान के लोग इंदौर से पास हो रहे थे और जब इस शहर की जनता को लगा कि प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है, ये भूखे हैं, इन्हें 2 वक्त के भोजन की जरूरत है, इन्हें विश्राम की जरूरत है, तो इंदौर का बाईपास पूरे देश के मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था। ऐसी सेवा कोरोना के दौर में इस शहर की जनता ने लोगों की कि जिसकी आज भी पूरे देश में चर्चा होती है। वही जज्बा इस शहर के लोगों ने आज भी दिखाया। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके एग्जाम सेंटर तक लोग पहुंचे कि आपके रुकने की यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो आप हमारे घर पहुंचिए। तो यह थी बात इंदौर की। समय समय पर इंदौर से जुड़े मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। अभी इजाजत दीजिए, अरविंद तिवारी को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डिजियाना न्यूज पे। धन्यवाद।